भाई काम से घर वापस आ चुका था तो मैंने जल्दी जल्दी से भाई के लिए ताज़ा रोटियां तवे से उतारी। भाभी को मैं खाना पहले ही दे चुकी थी, लेकिन मैं जैसे ही खाना लेकर भाई के सामने गई तो भाभी ने अपना खाना मेरे आते ही ज़मीन पर पटक दिया और गुस्से से बोली कि तुमने खाना कैसे बनाया है। क्या इस तरह का होता है खाना? आखिर तुम मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? मैं तो डर के मारे जल्दी से 2 कदम पीछे हटी और पूछा, क्या हुआ भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो भाभी कहने लगी, दाल में पत्थर था, मेरे दांत के नीचे आ गया। अगर मेरा दांत टूट जाता तो? लेकिन तुम्हें भला इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? आखिर नुकसान तो मेरा होना था ना, तुम्हारा क्या जाता? और तुम जरा बताओ मुझे कि तुमने दाल पकाई है कि पत्थर? कभी तो कोई काम ढंग से भी कर लिया करो। लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खाई हुई है ना मुझे परेशान करने की। हर रोज तुम्हें मुझे तंग करने के लिए कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ लेती हो। मैं भाभी की बातें सुनकर चुप हो गई, मगर भाभी अभी भी बोले जा रही थी और कहने लगी, तुम्हारा काम में दिल नहीं लगता? आखिर तुम किन सोचों में खोई रहती हो? मुझे लगता है कि तुम इश्क माशूकी में पड़ गई हो। मैं तो रोने लगी थी। मैंने कहा कि नहीं, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? भगवान के लिए मुझ पर इस तरह के इल्जाम तो ना लगाएं। आप तो जानती हैं कि मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती और ना ही मेरा कहीं आना जाना है। मैं ऐसी हरकत करना तो दूर की बात, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो भाभी कहने लगी, ये जो तुम जैसी लड़कियां होती हैं ना, वो घर में बैठे बैठे ही बहुत कुछ कर लेती हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं होती। मैं आंखों में आंसू लिए भाई की तरफ मदद भरी नजरों से देख रही थी कि शायद उन्हें मुझ पर तरस आ जाए और वो मेरे लिए कुछ बात बोले, लेकिन भाई सर झुकाए बैठे बड़े आराम से मुझ पर लगाए हुए भाभी के इल्जाम सुन रहे थे। भाभी मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और बोली, तुम इतनी मासूम तो नहीं हो जितनी भाई के सामने बनने की कोशिश करती हो। इस तरह की शक्ल बनाकर आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? कि तुम बहुत मासूम हो और मैं बहुत जालिम जो तुम पर जुल्म सितम करती हूँ? भाभी की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद भी भाई हमेशा की तरह चुप रहे और उन्होंने भाभी को कुछ भी नहीं कहा। फिर भाई ने मेरी तरफ देखा और बोले, पलक, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? तुम सारा दिन ख्यालों में खोई रहती हो। अपना थोड़ा ध्यान घर के कामों में भी दिया करो। निकलो इन फिजूल चक्करों से जिनमें तुम आजकल पड़ी हुई हो। और फिर भाई ने कड़े शब्दों में कहा कि मैं दोबारा इतनी लापरवाही से काम करते हुए ना देखूं। भाई भाभी की जबान बोल रहे थे। मैंने भी अपनी आंखों में आए हुए आंसू छुपाकर भाई और भाभी से माफी मांगी और उनसे कहा कि मैं आगे ख्याल रखूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को दोबारा मुझसे किसी भी तरह की कोई शिकायत ना हो। लेकिन भाभी फिर जल्दी से बोली, अरे तुम रहने दो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अपने ये ड्रामे किसी और के सामने करना जो तुम्हारी सच्चाई को जानते ना हो और तुम्हें जानता ना हो। तो भाई फौरन भाभी से बोले, अच्छा बस भी करो सुलक्षणा, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। वैसे भी ये बच्ची है, एक दिन समझ ही जाएगी। तो भाभी गुस्से से चिल्लाई कि ये बच्ची है? आपको किस नजर से बच्ची नजर आती है? आप खुद बताएं, बच्चियों के लक्षण इस तरह के होते हैं और वैसे भी इसकी शादी की उम्र होती जा रही है। कल को ये ससुराल जाकर इस तरह की दाल बनाएगी तो इसके ससुराल वाले बातें बनाएंगे कि भाभी ने इसको ये सब कुछ सिखाया है। इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। लेकिन किसी को क्या पता कि भाभी बेचारी तो खुद इसके हाथों सुबह शाम जलील होती रहती हैं। फिर मैंने भाभी से कहा कि आप आखिर किन लक्षणों की बात कर रही हैं? मुझे भी तो कुछ बताएं, मैं भी तो देखूं कि आखिर मैं करती क्या हूँ। तो भाभी मेरी बात सुनकर आग बबूला हो गई और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चला रही हो? ये देखिए जरा अपनी बहन को किस तरह से मुझसे बदतमीजी कर रही है। इसने तो आपका भी लिहाज नहीं किया। अब आप खुद सोचें कि ये मैडम आपके सामने मेरे इस साथ इस तरह से बातें कर रही है, तो जब आप घर पर नहीं होते हैं तब ये मेरे साथ आखिर किस तरह से पेश आती होगी और मेरे साथ क्या सलूक करती होगी। तो भाई ने मेरी तरफ तेवरी चढ़ाकर देखा और गुस्से से कहने लगे, बड़ों से बात इस तरह करते हैं? तुम्हें तमीज नाम की कोई चीज बाकी भी है कि उतार फेंक दी है सारी की सारी? और तुम अब तक यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? ये बर्तन समेटो, उठाओ और जाओ यहाँ से। दोबारा इस बात का ख्याल रखना कि मैं तुम्हें फिर से कभी भी अपनी भाभी से बदतमीजी करते हुए ना देखूं। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई ना? पलक, इसे लास्ट वार्निंग समझो। मैंने आज तो ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दोबारा नहीं करूंगा। फिर मुझसे शिकायत मत करना। चलो अब जाओ, शाबाश। तो फिर मैंने फौरन कहा, जी भाई, और मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने माँ की फोटो उठाई और उनसे बातें करते हुए कहा कि देख लो माँ, अपनी लाडली बेटी को वो किस हाल में जिंदगी गुजार रही है। आपकी बेटी के साथ उसके अपने ही घर में किस तरह का व्यवहार हो रहा है। भाई तो पहले वाले ही नहीं हैं, भाभी ने उन्हें बिल्कुल अपने जैसा बना लिया है। भाभी जिस तरह के घर के हालात उनको दिखाती हैं, भाई को वही नजर आता है। माँ, आप तो जानती हैं ना कि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ जैसा भाभी मुझे कहती हैं, लेकिन भाई को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। काश माँ, मैं भी आपके साथ ही मर जा गई होती। मैं सुबह किचन में बर्तन धो रही थी जब मुझे भाभी ने आवाज दी और बड़े प्यार से कहा, पलक बेटा, जाग गई हो कि अभी तक सो रही हो? भाभी की इतनी मीठी और प्यार भरी आवाज सुनकर मैं तो घबरा ही गई थी
और मैंने जल्दी से किचन से बाहर आकर देखा कि सब ठीक तो है ना। फिर भाभी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मौसी आप बैठे, मैं पलक को बुलाकर लाती हूँ। भाभी ने मुझे कमरे में आता हुआ देखकर हाथ से खींचा और अपने साथ किचन में ले गई और मुझे जल्दी से तैयार होने को कहा। भाभी ने अपना महंगा सूट निकाल कर मुझे दिया और पहनने के लिए कहा तो मैंने फौरन मना कर दिया और भाभी से कहा, यह सूट तो बहुत महंगा है और आपका पसंदीदा भी है, मैं भला इसको कैसे पहन सकती हूँ। तो भाभी धीरे आवाज में चिल्लाई, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है। और फिर मुझे धमकाने वाले अंदाज में कहने लगी, मैं जैसे कहूंगी वैसे ही करती जाना, अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी की ना तो मैं तुम्हारे साथ वो सुलूक करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने घबराकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और तैयार होने के लिए चली गई। कमरे में जाते ही मैंने मौसी को जोर से गले लगाया तो मेरा दिल किया कि मौसी के कंधे पर अपना सर रखकर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दूं। लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्सों को बड़ी मुश्किल से काबू किया, क्योंकि भाभी चाहती थी कि मैं मौसी को लगे कि मैं बहुत खुश हूँ। भाई और भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सो मैंने एक मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर, नमस्ते मौसी, कैसी हैं आप और कब आई अमेरिका से, इतने सालों के बाद चक्कर लगाया आपने, आपको कभी मेरी याद नहीं आई। अरे अरे बस करो, सांस तो ले लो, और कितने सवाल एक ही सांस में करोगी। मौसी की बात सुनकर मैं भी शर्मिंदा होकर चुप हो गई। फिर मौसी ने कहा, नमस्ते, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना। आओ यहाँ आकर बैठो मेरे पास। मैं तो बेटा हर वक्त तुम्हें याद करती हूँ, लेकिन हर इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं, फिर उन सब मजबूरियों के बाद भी दिल तो बहुत करता है आने को, लेकिन बेटा अब हर साल भी तो नहीं आया जाता ना। अगर मैं सच बताऊं ना बेटा, तो रमा के इस दुनिया के जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहती थी, हर वक्त परेशान रहती थी, सोचती थी कि ना जाने तुम किस हाल में होगी। लेकिन अब तुम्हें इस तरह मुस्कुराता हुआ और खुश देखकर दिल को बड़ा सुकून मिला है। अब मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हूँ। मेरी तो बस अब तुम्हारे लिए यही दुआ है कि तुम इसी तरह खुश रहो। मैं मौसी के साथ बचपन से ही बहुत ज्यादा अटैच थी और फिर माँ की डेथ के बाद तो और भी ज्यादा उनके करीब होती चली गई थी। मेरी मौसी शादी के फौरन बाद अमेरिका चली गई थी और अब उनको 4 साल बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मौसी से कहा, आप बैठी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तो भाभी फौरन उठी और मुझसे कहने लगी, अरे पलक बेटा, आप अपनी मौसी के पास बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। और वैसे भी तुमने पहले कौन सा आज तक चाय बनाई है जो अब बनाओगी। जब भाभी चाय बनाकर लाई तो मौसी के साथ चाय का कप मुझे भी हाथ में थमाया और कहा, ये लो मेरा बच्चा, चाय पियो। मौसी भाभी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी। खुद को अच्छा साबित करने के लिए भाभी ने जो मेहनत की थी वो रंग ले आई थी। मौसी ने मुझसे कहा कि देखो तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी हैं, तुम भी इनका वैसे ही ख्याल रखा करो जैसे ये तुम्हारा ख्याल रखती हैं। मौसी की बातें सुनकर भाभी फौरन बोली, अरे ये बेचारी तो बिन माँ बाप की बच्ची है, आप यकीन करें मैं और राकेश इसका इतना ख्याल रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकती। राकेश की तो इसमें जान बसती है और वैसे भी क्यों ना हो, आखिर इकलौती बहन है राकेश की। सच बात तो ये है कि ये मुझे भी बड़ी प्यारी है, मैं तो इसका बच्चों की तरह ख्याल रखती हूँ। और मौसी मुझे तो भगवान से बहुत डर लगता है। मैं तो यही बात सोचती हूँ कि अगर इसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो हम लोग भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। भाभी की बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का ही रह गई थी और मैं आंखों में बेयकीनी लिए भाभी को देखते हुए दिल ही दिल में सोचने लगी कि काश आप वाकई में भगवान से डरती होती और मुझ पर इतना जुल्म करने के साथ साथ इतने झूठ ना बोलती। भाभी ने खूब मौके फायदा उठाया था। तो मौसी ने मोहब्बत भरी नजरों से भाभी को देखा और कहा कि भगवान तुम्हें इसका सिला देगा, तुम एक अनाथ बच्ची का इतना ख्याल रखती हो, उसे इतना प्यार करती हो, भगवान तुम्हारी भी गोद भर दे और तुम्हें बच्चों का भी सुख देखना नसीब करे। अरे बातों बातों में मैं तो ये देना ही भूल गई, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। गिफ्ट पकड़ाते हुए मौसी ने कहा, इन सब की क्या जरूरत थी, आप आ गई हैं, मेरे लिए तो यही बहुत है। मौसी के जाते ही भाभी वापस अपने रूप में आ गई। उन्होंने मुझसे मौसी के दिए हुए सारे गिफ्ट छीन लिए और अपने कमरे में ले गई। फिर मुझसे कहने लगी कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, उठाओ ये बर्तन और ले जाकर धो इन्हें। भाई और भाभी के इस तरह बदलते हुए रूप को देखकर मेरा हर रिश्ते से भरोसा और विश्वास उठ गया था। एक दिन भाई जल्दी से घर आ गए थे, उनके हाथ में एक शॉपर था। उन्होंने मेरी तरफ बढ़ाया और मुझसे कहा, ये लो पकड़ो, इसमें तुम्हारा सूट है, इसे शाम को पहनकर तैयार हो जाना। तो मैंने खुशी खुशी वो शॉपर पकड़ा और पकड़ते वक्त मैंने सोचा कि आखिर इतने सालों के बाद भाई को मेरा ख्याल कैसे आ गया, क्योंकि मैंने तो हमेशा भाभी के दिए हुए पुराने कपड़े ही पहने थे। वो मेरे लिए नए कपड़े क्यों लाए हैं, जबकि आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, तो इसे पहनकर आखिर तैयार क्यों होना है। मैंने फौरन पूछा कि आखिर तैयार क्यों होना है, कोई खास बात है क्या। तो भाई ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बहुत खास बात है, क्योंकि आज तुम्हारी शादी है, शाम को तैयार रहना तुम, ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है। भाई बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे थे। भाई की बात सुनकर पहले तो मैं घबरा गई, फिर मुझे लगा कि वो मुझे तंग करने के लिए सब कुछ कह रहे हैं। तो मैं भी मुस्कुरा दी और भाई से कहा, भाई मजाक कर रहे हैं ना आप मेरे साथ। तो भाई ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा,
मैंने आज तक तुमसे पहले कभी मजाक किया है जो आज करूंगा? भाई की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त क्या करूं। भाई से शादी के लिए मना कैसे करूं? फिर मैंने रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। भाई प्लीज मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें, इसमें भला जुल्म की कौन सी बात है? भाई ने मुझसे मुझसे पूछा तो मैं चुप हो गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि शादी तो सबकी होती है, सब लड़कियां ही विदा होकर एक न एक दिन अपने घरों को चली जाती हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनोखा तो नहीं होने जा रहा है कि तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। भाई की बात सुनकर मैंने भाई का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बड़ी उम्मीद के साथ रोते हुए मिन्नत भरी नजरों से उन्हें देखा था और सर को हिलाते हुए कहा कि ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वो मेरी बात मान लेंगे। लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया था। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी थी और मेरी सारी उम्मीदें तोड़कर चले गए थे। मैंने जल्दी से घड़ी की तरफ देखा, 2 बज चुके थे और मेरे पास सिर्फ 4 घंटे ही थे। अब इन 4 घंटों में ही मुझे सब कुछ ठीक करना था, भाई और भाभी को मनाना था। मेरे पास वक्त बहुत कम बचा था। मैंने सोच लिया था कि मैं एक बार फिर से भाई से बात करूंगी, उनके पैर भी पड़ जाऊंगी, लेकिन इस बार तो भाई और भाभी को मनाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था वो मान ही जाएंगे और मैं उनको मना ही लूंगी। आखिर मेरा भाई है वो, मेरा कुछ तो ख्याल होगा उन्हें, मेरा कुछ तो मान रख ही लेंगे। तो मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो मेरे पीछे भाभी भी फौरन आ गई थी और चुपचाप से आकर खड़ी हो गई। फिर मैंने भाई से साफ शब्दों में कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। जिस इंसान को मैं जानती ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है, उसके साथ मैं भला कैसे शादी कर सकती हूँ? आप मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो मेरी बात सुनने के बाद भाई ने मुझे शक की नजरों से देखा और कहा कि फिर तुम आखिर किस इंसान को जानती हो और किससे शादी करना चाहती हो? मुझे भी तो जरा पता चले। वैसे भी तुम्हारे व्यवहार से साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी किसी के साथ बहुत ज्यादा जान पहचान बन चुकी है। तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक ही कहती थी तुम्हारे बारे में कि तुम किन चक्करों में पड़ी हुई हो। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा और ना ही मैं किसी और के साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं तो बस आप लोगों के पास ही रहना चाहती हूँ। मैंने भी फौरन भाई से कहा था, अच्छा अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इस शादी के इनकार की आखिर वजह क्या है? भाई ने मुझसे शक भरे अंदाज में पूछा था और फिर कहा तुम्हारी भाभी के कहे मुताबिक अगर कोई वजह नहीं है तो फिर करो मुझे गलत साबित और मान जाओ शादी के लिए। राकेश, आपको अभी भी लग रहा है कि ये आपकी बात मानेगी? आपने इसकी हरकतें नहीं देखी है जो आपको इस तरह से इनकार कर रही है? आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, किसी के शह पर तो कर रही होगी ये सब कुछ, दी होगी इसे किसी ने कोई आस कोई उम्मीद जो ये सब कुछ कह रही है। मैं ना कहती थी आपसे कि ये लड़की जरूर एक ना एक दिन गुल खिलाएगी, लेकिन आपने मेरी एक बात रत्ती बराबर भी विश्वास नहीं किया। अब आगे आपको यकीन कि मैं ठीक कहती थी। इसने आपके मुंह पर कालिक मल दी है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने हमें। भाभी ने हमें भाभी ने हमेशा की तरह जले पर तेल छिड़का था। भाई और भाभी की बातें सुनकर मैंने अपने बहते हुए आंसू साफ किए और भाई से कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि भाई और भाभी ने मेरा मान भरोसा और उम्मीद यहाँ तक कि मुझे भी तोड़ दिया था। भाई और भाभी ने मुझे हमेशा की तरह एक कटघरे में खड़ा कर दिया था और मुझसे सफाई मांग रहे थे। उनको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, तो मैंने अपना मुंह बंद कर लिया था, क्योंकि अब मेरे बात कैरेक्टर पर आ गई थी। मैंने भाई की बात मान ली थी। थोड़ी देर में मेरी शादी होने वाली थी, तभी मेरी भाभी मेरे कमरे में आई और आते ही मुझे बातें सुनाने लगी कि देख देख लिया तूने कैसे मैंने तेरा पत्ता साफ कर दिया, अब जा मर यहाँ से। मेरी जान की दुश्मन बनी हुई थी इतने दिन से, निकम्मी कहीं की। अरे तुझे क्या लगा था कि तू अपने भाई के पास अपना मुकदमा लेकर जाएगी और तेरी बात वो मान जाएंगे? अरे वो देखते भी मेरी आंखों से हैं और बोलते भी मेरे मुंह से हैं। जो मैं उन्हें बताती हूँ, तेरे खिलाफ भड़काती हूँ, वही उनके लिए सच होता है। तभी भाभी की चीख निकली। भाई ने उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था और कहने लगे, सुलक्षणा तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरी बहन के साथ। अरे उसने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या? तो तुम जो भी उसे काम कहती थी, बेचारी वो दौड़ दौड़ कर करती थी, कभी तुम्हारे आगे उफ नहीं किया। और उसके खिलाफ तुमने साजिशें की, उसके खिलाफ मुझे भड़काती रही। और मुझे तो तुमसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने कभी क्यों खुद की आंखों से नहीं देखा, खुद के कानों से नहीं सुना। सुलक्षणा तुम आज मेरी नजरों से गिर गई हो। भाभी रो रही थी। भाई मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए और आंखों से लगा लिया। मैं बोली, भाई आप मुझे मेरी नजरों में मत गिराएं, मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस हमेशा मुझे आप दोनों का प्यार चाहिए था। मैं बहुत रो रही थी। भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने मुझसे माफी मांग ली। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली थी, मैं बहुत खुश थी।
मेरी शादी बहुत ही सादगी के साथ हुई थी। मैं दुल्हन बनी, घूंघट गिराए स्टेज पर बैठी अनिकेत का इंतजार कर रही थी। मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था और मैं दिल ही दिल में ये भी सोच रही थी कि पता नहीं अनिकेत देखने में कैसा होगा, उसका मिजाज किस तरह का होगा। मैं अभी यही सब कुछ सोच रही थी कि अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं जल्दी से ठीक होकर बैठ गई। अनिकेत कमरे में आते ही मुझे बटन दबाने की आवाज आई और साथ ही कमरे में अंधेरा छा गया। मैंने जल्दी से अपना घूंघट हटाया और डर के मारे पूछा कि आपने लाइट क्यों बंद कर दी है। तो अनिकेत ने मुझसे कहा कि जब तक तुम मुझे बेटा नहीं दोगी मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने हैरान होते हुए पूछा। अनिकेत की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है और क्यों, आखिर ये क्या है। मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी अनिकेत का चेहरा देखने में नाकाम ही रही थी। अनिकेत सुबह होते ही चला जाता और फिर रात को बहुत देर से घर आता। एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज तो अनिकेत का चेहरा देखकर ही रहूंगी, तो मैंने अपनी तकिया के नीचे एक टॉर्च छुपाकर रखी हुई थी। अनिकेत जैसे ही कमरे में आया तो मैंने फौरन टॉर्च ऑन करके अनिकेत के चेहरे पर मारी। उस इंसान ने अपने चेहरे पर काला मास्क लगाया हुआ था जिसे देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई थी। अनिकेत मेरे पास आया और आकर बैठ गया। फिर बोला, आखिर और कितनी बार कोशिश करोगी मेरा चेहरा देखने की, लेकिन याद रखना तुम्हें हर बार ही नाकामी होगी क्योंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ जब तक तुम मुझे वारिस नहीं दोगी तब तक मेरा चेहरा नहीं देख सकोगी। और तुम्हें पता है मैंने ये ब्लैक मास्क अपने चेहरे पर क्यों पहना हुआ है? क्योंकि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा जरूर करोगी। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया और हमारी शादी को 4 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक मुझे माँ बनने की उम्मीद नहीं मिली थी और मैं इस बात पर खुश भी थी क्योंकि जिस इंसान को मैंने अभी तक देखा नहीं था तो फिर मैं उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती थी। यहाँ पर मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, जरूरत की हर चीज मौजूद थी, लेकिन जिंदगी इन चीजों के सहारे भी तो नहीं गुजारी जाती। अब मैं तंग आ चुकी थी इस तरह की जिंदगी गुजार कर। मैं पूरा पूरा दिन घर में अकेली बैठे बैठे बोर हो जाती। यहाँ पर मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं अपनी बात करती और अपना दुख बांटती। मुझे तन्हाई से उलझन होने लगी थी। कभी कभी तो मेरा दिल कहता कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, छुप जाऊं कहीं जाकर, और फिर मेरे कदम यही बात कर सोच कर रुक जाते थे, क्या करना है, यहाँ से चली भी गई तो आखिर कहाँ जाऊंगी। मैं भाई भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था। वक्त की बस यही अच्छी बात है कि ये रुकता नहीं है, जैसा भी हो आखिर गुजर ही जाता है। मेरी शादी को 10 महीने हो चुके थे और अब मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन मैंने अनिकेत को अभी भी नहीं देखा था। वो मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखता था, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था, लेकिन मैं इन सब की चीजों के बाद भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ती ही चली जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे अपना बहुत ख्याल रखने की इंस्ट्रक्शन दी थी क्योंकि मुझे बहुत कमजोरी हो गई थी जो मेरी और मेरे बच्चे की सेहत के लिए बहुत खतरे की बात थी। एक रात मैं सोई हुई थी कि अचानक मेरी आंख खुली और मेरा दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि जग में पानी नहीं था। तो मैं पानी लेने के लिए किचन में जाने लगी थी कि मुझे उसी समय चक्कर आया और वहीं जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। पलक उठो, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज इधर देखो मेरी तरफ। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि अनिकेत बहुत डरा हुआ था, मेरे पास ही जमीन पर बैठा हुआ था और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने एकदम ही आंखें खोलकर अनिकेत की तरफ देखा तो मैं देखते ही रह गई क्योंकि घबराहट में अनिकेत अपना मुंह छुपाना ही भूल गए थे। आज शादी के बाद मैंने पहली बार अनिकेत को देखा था। मुझे होश में देखकर अनिकेत ने सुकून की सांस ली थी और फिर मुझसे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? ऐसे अचानक तुम्हें क्या हो गया था? परेशानी अनिकेत के चेहरे से साफ झलक रही थी और मैं बस हैरानी के साथ अनिकेत को ही देखे जा रही थी। मुझे अपने भाग पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने इतना हैंडसम इंसान आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं अपनी नजरें अनिकेत के चेहरे से हटाना ही भूल गई थी। अनिकेत मुझे इस तरह खोया हुआ देखकर घबरा गया था और फिर अनिकेत ने मेरे गाल को हल्के से थपथपाया था और मुझसे पूछा कि तुम ठीक तो हो? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली, अनिकेत के चेहरे से हटाई और कहा कि मैं ठीक हूँ और अब पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। अनिकेत को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि मैंने उसका चेहरा देख लिया है। मैं उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। अनिकेत ने मुझसे कहा, तुम ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रही हो? कुछ पूछना चाहती हो मुझसे? तो मैंने फौरन कहा हाँ। फिर मैंने अनिकेत से पूछा कि आप इतने गुड लुकिंग और हैंडसम हैं, फिर भी आप अपना चेहरा मुझे दिखा क्यों नहीं रहे थे? अनिकेत ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं एक मुजरिम हूँ और मेरे पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं। मुझे डर था कि अगर तुम मेरी शक्ल देख लोगी तो मुझे पहचान लोगी कि मैं तो एक मुजरिम हूँ। तो मैंने कहा कि मैं ज्यादा वक्त अपने घर में ही रहती थी और मेरा कहीं भी आना जाना नहीं था, इसलिए मैंने आपका पोस्टर नहीं देखा। फिर मैंने जिज्ञासा से पूछा कि आखिर आपने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि पुलिस ने आपको पकड़ने के लिए हर जगह पोस्टर लगाए हुए हैं
और आप इस तरह से छुपते फिर रहे हैं। तो अनिकेत ने बड़े दुख से साथ कहा, कत्ल किया है मैंने। तो अनिकेत की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई और फिर मैंने कहा, क्या वाकई आपने कत्ल किया है? जबकि आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सच में ऐसा किया है तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? तो अनिकेत ने कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं ऐसा करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे दोस्तों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है क्योंकि वो मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। उन लोगों की साजिश थी कि मैं जेल चला जाऊंगा और वो लोग मेरी जायदाद हड़प लेंगे। इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी ताकि मेरा वारिस पैदा हो जाए और मेरी सारी जायदाद मेरे बच्चे को मिल जाएगी। उसके बाद अगर मुझे सजाए मौत भी हो गई तो मुझे दुख नहीं होगा और वो लोग अपनी साजिश में नाकाम हो जाएंगे और उन लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं आएगा। अनिकेत की बात सुनकर मैंने कहा, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप डर क्यों रहे हैं? आखिर कब तक इस तरह से हालात से भागते रहेंगे? जिंदगी की मुश्किलों का सामना करें और खुद को पुलिस के हवाले कर दें, भगवान सब ठीक कर देगा। अनिकेत ने कहा, भगवान पर भरोसा तो मुझे खुद पे से भी ज्यादा है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हमारे देश में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बेगुनाह को सजा मिलती है और गुनाहगार को आजादी। फिर मैंने अनिकेत को बहुत समझाया तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। क्योंकि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैंने एक बहुत ही अच्छा वकील किया था। मुकदमा चला, अनिकेत पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ तो अदालत ने अनिकेत को बाइज्जत बरी कर दिया था और भगवान ने हमें एक चांद सा बेटा दिया। अब मेरी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और मैं अपनी अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।